हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि अभी केवीएस के लिए हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कि जिसमें कि 28 डेज़ के अंदर स्पेशल एजुकेशन की उन्हें वैकेंसी हर हालत में निकालनी है। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी के साथ साथ सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, सभी के लिए। अगर आप केवीएस टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आज उसी के चलते हुए हम बात करेंगे कि केवीएस टीजीटी साइंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस आने वाला है। अभी 3 टायर की बात चल रही थी, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है कि इस ईयर से होगा या नहीं होगा। लेकिन तब तक वो क्लियर नहीं होता, तब तक हम अपने मेन सब्जेक्ट पर तो फोकस करें कम से कम। चलो अभी देख लेते हैं हम अभी तक क्या पैटर्न रहता है और क्या ही सिलेबस आता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएस टीजीटी साइंस के पेपर की, तो इसका जो लेवल रहता है वो सेंट्रल लेवल रहता है। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये ऑनलाइन बेस पे किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 180, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, इसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी 180 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 180 क्वेश्चन के लिए 180 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो पॉजिटिव बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। यानी कि आपको ये भी नहीं है, आपको डर हो कि शिट यार निगेटिव मार्किंग है, अब तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़न नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है दो ऑप्शन को लेके चॉइस में, तो आप इजीली उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो है सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप जाएंगे सेकंड राउंड के लिए, जो कि आपको होगा इंटरव्यू। ठीक, फिर जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहने वाली है, आपको 3 घंटे मिलेंगे 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। और जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज रहने वाली है वो रहेगी बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। तो अब अगर आगे देखें हम इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 मेजर सेक्शंस में डिवाइड रहता है। ठीक है, जो पहला सेक्शन होता है उसमें आते हैं आपके 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन ही जनरल हिंदी के। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, तो इसलिए 10-10 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, सेकंड सेक्शन जो होगा वो आपका रहेगा जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का, जिसके आएंगे 10 क्वेश्चन। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर लिटरेसी के। फिर थर्ड सेक्शन आता है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि बात करें तो यहाँ पे आती है आपकी पेडागोजी, जो कि आती है 40 मार्क्स की, यानी कि काफ़ी मार्क्स का पेडागोजी। और वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और प्लस आपके पास ये भी पता है कि आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है यहाँ पे, तो आप आराम से इसमें 40 में से 38 to 40 मार्क्स इजीली आप ला सकते हैं। और ये आपका गेम चेंजर रहेगा अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट रहता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जिसके लिए टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 100 मार्क्स के। और सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है इसमें सब्जेक्ट का ही वेटेज रहता है और प्लस पेडागोजी का वेटेज रहता है। तो आपको मेन फोकस जो करना होता है इन दो पे मेन आपको फोकस करना। ये भी है, ये भी गेम चेंजर रहने वाले होंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है, लेकिन आप देखोगे कि ये कितना ज़्यादा वेटेज है इसका, तो अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो सिलेक्शन लेना उतना ही ईजी हो जाएगा। और अगर हम अब इसकी बात करें आगे सिलेबस की, अगर सिलेबस की बात करें तो जो केवीएस अपना सिलेबस देता है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक, तो इन्होंने जो अपने सिलेबस में इंक्लूड की हुई हैं वो 9th और 10th के एनसीईआरटी का सिलेबस की हुई है। यहाँ पे हम एक्चुअली जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइंस पे, केवीएस टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने सारे टॉपिक्स 9th और 10th के दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है वो अप टू 12th रहेगा। ठीक, तो अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, उनका एनालाइज करें, तो देखा गया है कि लगभग 40 to 60% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 9th-10th से आते हैं एनसीईआरटी से उठ के। और हाँ, प्लस आप यहाँ पे 8th भी इंक्लूड कर लीजिए, 6th to 8, बल्कि 6th to 8th। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं आपके बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, यानी 8th बहुत ज़्यादा है और बाकी आप 6th और 7th पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक, और जो 40% क्वेश्चन आते हैं वो आपकी 11th-12th से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉमन टॉपिक हैं आपके 9th-10th के सिलेबस में हैं, वही कॉमन टॉपिक थोड़े हाई लेवल के आपके 11th-12th से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको थोड़ा ऊपर भी मतलब 12th तक करना होगा कवर। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आते हैं, तीनों आते हैं, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं और तीनों का इक्वली वेटेज होता है। अगर आप देखें 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें फिजिक्स के अप्रोक्स 33 क्वेश्चंस आए हैं, केमिस्ट्री के 34 क्वेश्चंस आए थे और बायोलॉजी की बात करें तो उसमें भी 33 क्वेश्चंस आए थे। तो यानी कि देखें तो इक्वल वेटेज ही है, लगभग सभी के इक्वल से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट इक्वली लेके चलने होंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज आता है तो बायोलॉजी पढ़ लो, ऐसा नहीं है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट इक्वल आते हैं, तो आपको तीनों पर ही फोकस करना होगा। ठीक है, और अगर अब इसके सिलेबस की बात
कर लें तो लगभग 8 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री से आते हैं, जिसमें पहला है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, सेकंड आपका नेचर ऑफ मैटर, थर्ड पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिफ्थ केमिकल रिएक्शन, सिक्स्थ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेवन्थ मेटल एंड नॉन मेटल्स, एट्थ कार्बन कंपाउंड्स। तो यानी कि ये हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, फिज़िक्स का अगर हम देखें तो फिज़िक्स में जो आपके लगभग 10 चैप्टर आते हैं, जिसमें से पहला होता है मोशन, सेकंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, थर्ड ग्रेविटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, फिफ्थ वर्क एनर्जी एंड पावर, सिक्स साउंड, सेवन्थ इफेक्ट्स ऑफ करंट, एट्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नाइन्थ फूड प्रोडक्शन, टेंथ नेचुरल फिनोमेन। और अगर हम बात करें अब बायोलॉजी की, ठीक है, तो बायोलॉजी में वही चैप्टर रहेंगे आपके सारे के सारे जो कि 9th-10th में होते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी मेंशन कर दिया। बाकी हम फिजिक्स केमिस्ट्री का बाद में बात करेंगे, आज बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहला चैप्टर जो उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया वो है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपको 9th से तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस 11th क्लास से भी यहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हो गया, थोड़ा सेल डिवीजन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, सेकंड आपका हो गया टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, जो कि 9th क्लास में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको 11th क्लास के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी परमानेंट और टेम्परेरी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो वो भी आपको कवर करना होगा। थर्ड आ गया आपका लाइफ प्रोसेस। अगर एक तरीके से देख के चलें तो ये 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, यानी कि इसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो ह्यूमन मतलब 10th क्लास में जो पढ़ाए गए हैं वो सारे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं। अगर बात करें जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाला हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन वाला चैप्टर हो गया, तो वो आपको 10th के साथ साथ 11th क्लास से भी कवर करने होंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ 10th तक ही वो आपसे पूछे, डिफिकल्ट लेवल आपका जाता ही है 12th तक। ठीक है, फिर आपका आता है फोर्थ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी आपको 10th और 11th से कवर करना होगा। फिफ्थ आ गया आपका रिप्रोडक्शन, जो कि आपका 10th क्लास में है और 12th क्लास में भी है। 12th में आपको एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ से कवर करना होगा, 2 चैप्टर करना होगा, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना होगा, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भी करना होगा, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स जो भी आते हैं उसमें वो सब कवर करना होगा, रिप्रोडक्टिव पूरा, तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। 6 आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपको दोनों ही 10th और 12th से कवर करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन आपको उस वहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे, कुछ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की डेफिनेशन हो गई या फिर कोई टर्म हो गया, लाइक अलील के बारे में पूछ लें, व्हाट इज़ अलील, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपको, या फिर राइबोसोम पूछ लिया, मतलब ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और फिर आपसे ये भी देखा गया कि ग्लैंड्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर ग्लैंड्स पे या फिर ऑर्गन्स पे, जैसे ब्रेन के बारे में पूछा था एक बार क्वेश्चन, और उनके पार्ट के बारे में, और उनसे होने वाली कुछ उनसे रिलेटेड जो डिसीज़ हो जाती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आपका पूछते हैं डिसीज़, जैसे वायरल डिसीज़ होगी, बैक्टीरियल डिसीज़ होगी, प्रोटोजोन डिसीज़ होगी, या फिर कोई प्लांट्स डिसीज़ भी हो गई, उन्हें वो भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और कुछ इकोलॉजिकल टर्म जैसे नीच हो गया आपका, इकोटोन हो गया, या फिर जितनी भी इकोलॉजिकल टर्म्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। एक फिर आता है आपका डिस्कवरीज और साइंटिस्ट, कभी कभी इसमें ईयर भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके सेल की डिस्कवरी किसने की, या फिर कुछ भी मतलब, या फिर कोई बुक देखिए आपसे पूछ ले, सिस्टम नेचर किसने दी थी बुक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और फिर लास्ट टॉपिक विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज, यानी कि उन विटामिन और उनसे होने वाली कितने प्रकार के डिसीज, यानी कि विटामिन ए, हाँ, और प्लस इसमें सोर्सेज भी पूछ लिए जाते हैं, प्लस सोर्स यानी विटामिन ए का क्या सोर्स रहने वाला, जैसे कैरेट हो गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें सेलेक्ट करना है कौन सा हो गया, कैरेट दे दिया, एग दे दिया, लेमन दे दिया, तो आपको सिलेक्ट करना होगा उसमें से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यानी कि हमें यहाँ पे जो बुक लेके चलनी है वो हमें मेन एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेकर चलना है, स्पेशली 10th से लेकर 12th तक की जितनी बुक्स रहने वाली है, 9th से लेकर 12th तक की। ठीक है, प्लस आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी, जैसे कि आप कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसके बाद आपको उसके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 क्वेश्चन आपको डेली के जैसे ही टॉपिक आपने कवर किया, कंप्लीट किया, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है और प्लस पेडागोजी का रहने वाला है, तो इसलिए आपको इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, बस ये यहीं तक का था। तो अब आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। बायोलॉजी का सिलेबस हमने डिटेल में कर लिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना, मैं आगे फिजिक्स का केमिस्ट्री का भी डिस्कस करूँगी फिर इसी तरीके से कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अलग से एक सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें कि मैं सेपरेट डिटेल लेक्चर बनाऊँ, जिसमें कि एग्जाम डायग्राम्स हों, ट्रिक हों, MCQs लेके आऊँ, जिसमें मतलब NCERT बेस्ड हों, क्वेश्चंस हों और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं नोटिस आ गया है और कभी भी 28 दिन के अंदर कभी भी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि KVS कितना
मतलब अपने एग्ज़ाम कितनी जल्दी करा लेते हैं, यानी नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो अब से 2 महीने बाद बिल्कुल एग्ज़ाम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस नोटिफिकेशन की डेट खत्म हुई और उसने अपने एग्ज़ाम ले लिए, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया। तो इसलिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज़ लेके आऊँ कोई भी ऐसी। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।